बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीरहिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खबर से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से साबिक वज़ीर आला उमर आज पहलगाम के अंदर एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और यहाँ पर को मजबूत और मुतहरिक करने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को घर घर पहुंचाने की जरूरत पर भी उन्होंने खासा जोर दिया। लेकिन यहां पर जब अवामी इज्तिमा से उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहे थे तो उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से उमर अब्दुल्ला काफी खफा नजर आए। वो इस एतबार से क्योंकि जब यहाँ मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों की जानब से उमर अब्दुल्ला से सवालात पूछे गए और सवालात इस नवीयत के थे कि जिस तरह इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस दीगर जमातों को भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम और सी टीम कहती थी, तो उसी तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तोड़ने की कोशिश की गई। और इस तरह से जो आज सवालात पूछे गए तो सवालात में उमर अब्दुल्ला से यह भी पूछा गया कि पीएजीडी का अलायंस था लेकिन आपने महबूबा मुफ्ती को कोई सीट नहीं दी, तो उस पर उनके तासुरात जानने की कोशिश की जा रही थी। तो उस पर उमर अब्दुल्ला कभी नाराज दिखे, कभी आग बगोला दिखे और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर एक रैली से खिताब करती थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर थे, तो वहां पर महबूबा मुफ्ती कहा कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हम सभी इंडिया इतिहाद के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ है, तो यहां आकर मीडिया वाले क्यों इसे इशू बनाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर आते आते मीडिया वाले क्यों हमें लड़ाना चाहते हैं। ये आज उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर बात कही। और उमर अब्दुल्ला से जब आगे जाकर और भी सवालात पूछे गए, क्योंकि उनसे कहा गया कि उस एतबार से क्या आप चाहते हैं कि पीडीपी यहाँ से इंतखाबात न लड़े और कोई सीट शेयरिंग में उन्हें कोई हिस्सा न मिले, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर डीडी से इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त जब हमने कमेटी बनाई थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और जिसमें पीएजीडी की सभी इकाइयां उस वक्त थी, तो उस वक्त हमने ये तय किया था कि साल 2014 के अंदर जो इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात जीते गए थे, तो उसी हिसाब से जहां जहां पर पीडीपी ने सीटें जीती थी तो वहां से हमने पीडीपी को मैंडेट दिया था। डीडीसी की हम जिक्र कर रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और इसी तरह से अगर उसी फार्मूला को अपनाया जाए तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंतखाब लड़ेगी। लेकिन चूंकि ये सवाल किसी ने उमर अब्दुल्ला से नहीं पूछा कि आगे जब असेंबली इंतखाबात है तो अगर फार्मूला साल 2014 का ही है तो क्या उस हिसाब से जहां जहां से पीडीपी साल 2014 में इंतखाब जीत गई थी, क्या उस हिसाब से साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में भी मैंडेट शेयर हो जाएगा? ये सवाल बोलने से रह गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर मजीद क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इसको तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। तो भी सर मियां साहब को नॉर्थ कश्मीर के लाभ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाता है, उसको आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियां साहब लोग सवालिया निशान पैदा करते हैं। क्या मियां साहब को रजौरी, पुंछ, अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? आप लोग तो ये चाहोगे ही, मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है। पीडीपी समझ आपकी चले लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या पीडीपी ने कहीं ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो उस चीज को। मैंने तो कम से कम, जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को भी तोड़ेंगे। जो महबूबा जी ने दिल्ली में तकरीर की और ये बात की, आप लोग क्यों खाने खा यहाँ हमें लगाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपको मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो? सर ये मेहरबानी करके अपने चैनल चला के आप लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम को निंदा करिए। बीजेपी को तनकीद मुझे ये बताइए ना, हमारी तकरीर में कौन सा फर्क आया है? उनका कहना है कि फैसले बदल गए। ये बताइए कौन सा फैसला बदला? बताइए हमारा फॉर्मूला क्या था? वही था जो डीडीसी में हमने फॉर्मूला इख्तियार किया। क्या डीसी में हमने ये तय नहीं किया कि जिस जो सीटें हैं वहीं पे फैसला करेंगे? डीडीसी
का फैसला जो है वो असेंबली के नतीजों पे हुआ या नहीं हुआ। उस वक्त जहां पे भी 2014 के असेंबली इलेक्शनों में पीडीपी की कामयाबी हुई, हमने वहां तक तो डीसी के जो है कैंडिडेट चुनने का मौका दिया। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार बना। जहां पे उस वक्त पीसी वाले हमारे साथ थे, जहां पे पीसी के कैंडिडेट जीता उन्होंने अपना उम्मीदवार जीता। चलिए, उमर अब्दुल्ला की बातों से ये लग रहा है कि पैमाना साल 2014 के इंतखाबात थे जो डीडीसी में फिर अपनाए गए, और इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर साल 2019 का पैमाना है जो आज अपनाया जा रहा है। लेकिन जब आने वाला वक्त होगा जिसमें असेंबली इंतखाबात होंगे, पैमाना क्या होगा? क्या साल 2014 के इंतखाबात होंगे या साल 2019 के अंदर जो नॉमेनक्लेचर रहा है, जो उस वक्त अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स के अंदर रुझान रहा है, क्या उसे एतबार से आगे की सीट शेयरिंग होगी? बहरहाल ये एक और मसला जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जम्मू की। जम्मू के अंदर आज कांग्रेस सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन बल्ला ने जम्मू पार्लिमानी निशस्त से अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। कांग्रेस की पूरी क़यादत आज उनके हमरा थे। एक बड़े अवामी जलसे से बाद में एक बड़ी रैली से जो रमन बल्ला है उन्होंने खिताब भी किया। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर कांग्रेस के परचम उठाए हुए यहाँ पर चल रहे थे, और इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, वो भी आज नॉमिनेशन के वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा थे। और इस तरह से जो पीएचडी की इकाई है और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की जो इकाई है, माफ कीजिएगा, इंडिया अलायंस की जो इकाई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सूरत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में, वो कांग्रेस के शाना बानशाना यहाँ पर नजर आए। और इस तरह से रमन बल्ला ने आज यहाँ पर अपने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस की जानिब से रमन बल्ला यहाँ आमने सामने होंगे। मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है, इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो दावे ये जता रहे हैं कि वो दोनों सीटें यहाँ जम्मू से जीतेंगे। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो स्कीमें बनाई गई है और उसका जो फायदा है जम्मू के अवाम तक पहुंचाने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ कांग्रेस जीतती है या भारतीय जनता पार्टी जीतती है या कोई और जमात उभर के आती है। लेकिन रमन बल्ला ने जब यहाँ पर बात की तो रमन बल्ला ने यही कहा कि उन्होंने कहा कि आज उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल तौर पर हम जम्मू से साफ करें यानी खत्म करें। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन जो हुआ था वो भी मजहबी बुनियादों पर हुआ था और एक मखसूस पार्टी को उसका फायदा देने की कोशिश की गई थी। और रमन बल्ला ने यह भी कहा कि जब हम आएंगे तो हम उसको अंडू करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ रहने से यही बात सामने आ रही है कि सेक्युलर फोर्सेस जो है वो कम्युनल फोर्सेस के मुकाबले में मुत्तहिद हो रहे हैं। चुनाव का दौर है, भाजपा को ऊपर फेंकेंगे। आज आपने देखा डॉक्टर फतेह साहब भी यहाँ पे सेकुलरिज्म की ताकतों को इंडिया ब्लॉक को मजबूत यहाँ पे करना है। हम मिलकर जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। स्टेट में तोड़ी थी तो साहब स्टेट तोड़ी, हम बीजेपी को तोड़ेंगे जिसने हमें यूटी में तब्दील किया। लेकिन इस बार श्रीनगर के हवाले है तो आपको लगता है ये मार्जिन में कुछ कोई फर्क नहीं, भाजपा कभी दिखाई भी नहीं देगी। तो तूफान चलना है, आज उसकी शुरुआत है। पर जिस तरह से परिसीमन किया गया है आपको लगता है कि वो वोटों के गणित पर किया गया? वोटों के और मजहब के नाम पे कई जगह पे किया है। जो भाजपा जो करके दिखाया, हमारा जो मेंबर था चुप रहा, हमें उसके साथ लेना देना नहीं। जो डिलिमिटेशन में कर सकते थे उन्होंने धज्जियां उड़ाई है और अब वक्त आएगा हम इसको सारा रिवर्स करेंगे। हमें कोई सारे लोग परेशान यहाँ पे साफ मरीज के तौर पर और देख रहे हैं कि डॉक्टर उनका अच्छा नहीं था, अब डॉक्टर बदलना है और डॉक्टर कांग्रेस डिलिमिटेशन को लेकर रमन बल्ला का यह बयान कि जब हम आएंगे तो सारे को रिवर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर वकार सुल्तानी जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर हैं और उनकी जानब से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीदें थी, यानी इससे पहले जब 2 इलेक्शन बीजेपी जीती तो बड़ी उम्मीदें रखी थी
और बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें समझाई भी थी, सिखाई भी थी, लेकिन अब मुसीबत के सिवा कुछ जम्मू के अवाम को हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ा दी गई है। दरबार मुंह बंद करके अवाम को, यानी जो लोग रोजगार कमाते थे दरबार मुंह से, उन्हें भी बेरोजगार बना दिया गया है। वकार रसूल वानी ने यह भी इल्जाम लगाया कि अब बीजेपी ने जितने भी जुल्म जम्मू के अवाम पर किए हैं उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस जम्मू की ये निशस्त अपने नाम करेगी। ये वकार रसूल वानी का बड़ा दावा है। के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी से, लेकिन जम्मू के लोगों ने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा। जम्मू के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का बदला, स्मार्ट मीटरों का बदला, जो उनके नौजवान लड़के, नौजवान बच्ची घरों में बैठी है उसका बदला, दरबार मुंह हटाने का बदला, स्टेट को यूटी बनाने का बदला, अपाइज पेंशन और बंद करने का बदला, और जितने भी जुल्म बीजेपी ने किए हैं उन जुल्मों का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आज आप जो जन सैलाब देख रहे हैं ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जुगल किशोर जो प्रेसिडेंट एमपी यहाँ जम्मू से है उसने 10 साल में कुछ नहीं किया। आज रमन बल्ला की जीत जो है यकीनी है। 5 लाख से ज्यादा वोटों से रमन बल्ला ये इलेक्शन, ये चुनाव जीत रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये जो बीजेपी 400 पार कह रही है ये सारा झूठ है। इनकी हालत खराब होने वाली है। सेंटर में भी 100 से ज्यादा सीटें ये नहीं लेंगे। इन्होंने खाली बड़े आदमी को बड़ा बनाया, किसी गरीब का कर्जा माफ नहीं किया। फौज की नौकरी तक इन्होंने 4-4 साल की इंटेलेक्चुअल बनाई। आज लोग जो है इनके खिलाफ है। लोग चाहते हैं जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते वैसे बीजेपी को इस चुनाव में लोग दूध में मक्खी की तरह फेंक लेंगे। चौधरी लाल सिंह भी बड़ी लीड से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहां पर थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया इतिहाद को कोई नहीं तोड़ सकता है। और ये भी उनसे सवाल पूछा गया श्रीलंका को जमीन देने के हवाले से जिसका इल्जाम कांग्रेस पर लगता है, तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब चाइना ने लद्दाख के अंदर जमीन ली है, सैकड़ों कनाल अराजी पर वहां पर चाइना का कब्जा है, तो कोई बोलता नहीं है। इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उन्होंने कहा कि अगरचे चाइना के साथ 19 राउंड बातचीत के भी हुए लेकिन अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा कि चाइना खुलेआम अरुणाचल प्रदेश पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है लेकिन सरकार बात भी नहीं करती। सरकार है वो इंदिरा गांधी को लेकर कह रही है कि जो कश्मीर आइलैंड था वो श्रीलंका को आइलैंड दे दिए कांग्रेस ने। प्राइम मिनिस्टर का कहना है, क्या कहना है सर, एक आइलैंड जो श्रीलंका के साथ था वो कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया, उस पे एक रो हो गया है। चीन के पास कितनी जमीन है उसके बारे में क्यों नहीं बात है? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हमने कोशिश की पार्लियामेंट में इसको उठाने की, कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें सर। इस इशू 18-19 मुलाकातें हुई हैं चीन और हिंदुस्तान के बारे में, क्या नतीजा निकला? चीन आगे चलता जा रहा है, बल्कि आज तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को नाम भी लिए क्या हमारा हिस्सा है, उसके बारे में उधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही आज जावेद राणा भी बोले, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क और कानून को बचाने का वक्त है, आपसी भाईचारा बचाने का वक्त है। गुज्जर पहाड़ियों को भी अब एक साथ में खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि अगर सभी मुसलमानों के उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के सभी तबके और सेक्युलर ताकतें एक साथ नहीं आते हैं तो
न सिर्फ मुसलमानों की शनाख्त खत्म हो जाएगी बल्कि मुसलमान ही सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, ये जावेद राना का कहना है। यहाँ हिंदू मुसलमान को बराबरी के हकूक दिए हैं, आजादी है, यहाँ ये सब हकूक जो है ये तलब करना चाहती है ये जो मौजूदा जो सरकार है, तो वो उसमें ये रेफरेंडम ले रहे हैं कि आप हमें अक्सरियत में लाएं ताकि हम ये जो काले कानून जहाँ है जैसे NRC है, जैसे आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो उन्होंने लागू किया है जिसमें मुसलमानों को सिरे से ही निकाल दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो लड़ाई है वो कानून के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमें अपना आइन बचाना है, यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को बचाना है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बनाना है। तो ये सब चीजें बाहर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस पे तमाम देश को मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस मुल्क को बचाने की खातिर जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ चले, इंडिया ब्लॉक का तामन करें और इंडिया ब्लॉक के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें ताकि हम अपने मुल्क को बचा सकें, ये गंगा जमनी तहजीब को बचा सकें, ये जो भारत देश महान को बचा सके। अगर हम इसमें थोड़ी सी भी लग्निश कर देंगे तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल मैं कहूँगा कि मुसलमानों को तो सफाई हस्ती से मिट जाना है। मैं यहाँ के बुजुर्ग पारी को जो आज एक ही साथ में खड़े हो गए सब, मैं उन सबको ये गुजारिश करूंगा कि आप में जो भाईचारा रहा है आज तक, हालांकि मैं कहूँगा कि लाख साजिशें की है दुश्मन ने हमें तोड़ने की, हमें लड़ाई की, लेकिन मैं मुबारक करूंगा यहाँ की लोकल पहाड़ी कम्युनिटीज को, यहाँ के हिंदू मुसलमान को कि वो नहीं लड़े, तो दुश्मन के साथ नहीं आए। कहते हैं कि ये मैं कहूँगा ये सागर शीशे लाल गहर सालिम हूँ तो कीमत पाते हैं, वो टुकड़े टुकड़े हूँ तो टुकड़े हैं। जुमअतुल विदा और शब कदर की मुबारक दो मौके जो हैं वो आने जा रहे हैं और इस हवाले से आज शब कदर और जुमअतुल विदा से कबल ही अंजुमन जामिया मस्जिद श्रीनगर यानी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में इंतजामात का जायजा लिया गया। इस दौरान मीर वजीर कश्मीर मौली उमर फारूक ने यहाँ पर किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया और हतमी शक्ल देने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। मीर वजीर ने इस मौके पर कहा कि जुमअतुल विदा को यौम दुआ के बतौर मनाया जाएगा, तौबा इस्तिग़फार किया जाएगा। तवक्का रखते हैं कि इंतजामिया भी हमें अपना ताउन फराहम करेगी। माह रमजान का मुकद्दस महीना जो है वो चल रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। खासकर हमें जो है वो शब कदर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब कदर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक़्क़िद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायजा लिया यहाँ इंतजामात का, खासकर साफ सफाई का जो मामला है और बिजली पानी वगैरह, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे और जुमअतुल विदा खासकर हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुजूर दुआएं होंगी और अंजुमन औकाफ ने फैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है यौम दुआ के तौर पे मनाया जाएगा और तौबा और इस्तिग़फार की खुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा ताकि अल्लाह के हुजूर हम गिड़गिड़ाएं और माह रमजान को हम अलविदा इस तरह कहें कि हमारी गुनाहों की बख्शिश होगा। तो मेरा फोकस यही था कि इस्लाही माशरा के हवाले से इंशाअल्लाह जुमअतुल विदा को जो मेरी तकरीर हुई उसमें भी मैं इस्लाही माशरा के हवाले से डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो डिटेल हमारे पास में जमा हुई है खासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, ये बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद एक इजलास बुलाया जाए वादी गिर सतह पे उलमा का, अइम्मा का और यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं उन सब का, ताकि हम मिल बैठ के इस पे सोचें कि किस तरह से हमें इसका जो है वो रोकथाम करना है। और मुझे अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोई ताउन करके हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से लग रहा है कि पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कि इस ड्रग में इन्वॉल्व हैं। इस बार भी कहा गया कि वहाँ पे जी हाँ, वक्फ ने ये ऐलान किया है कि ईदगाह की हालत बहुत खराब है, लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि
1 साल का अरसा इनके पास था कि वक्त जो है इसमें इनिशिएटिव लेता। मैं समझ सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर वक्फ जो है इस पे इनिशिएटिव लेता, आई एम श्योर कि अवाम भी उसमें सारे ताउन देते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईद जो है वो ईद की नमाज का हुक्म जो है वो खुले मैदान में है। अब चूंकि अब वहाँ पे ग्राउंड की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह फिर एक आध दिन में हम भी फैसला लेंगे। ईद की नमाज गालिबन शायद हमें जामे मस्जिद में ही पढ़नी पड़े, फिर तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको मुतल्ला किया जाएगा। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि मेंबरों पे पामाल किया जा रहा है। जी हाँ, मैंने कल इसमें जहाँ पता नहीं आपको मौका मिला सुनने का या नहीं मिला, मैंने कल जो सरायबाला में मेरी जो खिताब का तकरीर थी वो इसी मौजू पे थी कि इस हवाले से भी इंशाल्लाह जो हम उलमा के इजलास बुला रहे हैं, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी आलिम, जो भी खतीब, जो भी वाइज अगर किसी मसले को निशान बनाता है, किसी प्रैक्टिस को टारगेट करता है, किसी अमल को टारगेट करता है, तो हम दीनी तंजीमों के तवस्सुत से सारे मिलकर जो है उसके खिलाफ एक्शन का ऐलान करेंगे और उसमें आवाम को भी साथ देना है। मीर वैस ने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकबरे हाई फिक्र और मुख्तलिफ जो मसालिक है उनके जो तंजीमें हैं उनके हेड्स के साथ एक मीटिंग की जाएगी ताकि आपसी रवादारी और दीनी इस्लाम के अलग जो मसालिक हैं उनके दरमियान इत्तेहाद कायम किया जाए। और साथ ही साथ ड्रग्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि बाद ईद इस हवाले से एक मीटिंग की जाएगी जिसमें इस हवाले से पेशरफ्त करने की कोशिश की जाएगी। ताहम उन्होंने इंतज़ामिया का भी इस हवाले से दादो तहसीन दी इस एतबार से कि कुछ वक्त से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। फिर SSP बारामूला मोद नागपुरी की जानिब से भी आज मीडिया के साथ बात की गई है और उन्होंने कहा कि 20 मई को 5वें फेज में बारामूला निशस्त के लिए इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पुख्ता इक़दामात उठाए हैं, सिविल इंतजामिया अपनी जगह, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी के सही तरह के इंतजाम कर रहे हैं ताकि लोग बगैर किसी खौफ और डर इंतखाबात में हिस्सा ले पाएं। बारामूला जिले में जो है 5th फेज में यानी कि 20 मई को जो है पार्लिमानी इंतखाबात जो है मुनक्कद हुए हैं। इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और फेयर फ्री बनाने के लिए बारामूला पुलिस और जिला इंतजामिया ने पुख्ता कदम उठाए हैं और सारी हमारी जो भी जवान है, अफसर है और बाकी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी एहलकार है वो सब जो है अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। जगह जगह पे नाकाबंदी की गई है। जो समाज में डर या खौफ पैदा करने वाले जो अनासर है उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमने चप्पे में जो है स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स का गठन किया हुआ है, साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है वो कार्यरत है पूरे जिले में। इनका यही मकसद है कि किसी भी तरीके की इलेक्टोरल ऑफेंसेस जो है इलाके में ना हो, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अब लागू हो चुका है, जिसके तहत बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स और रेगुलेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हमारी जो नजर है वो बरकरार है पूरे इलाके पे और कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टोरल ऑफेंसेस करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई। इधर जिला पुलवामा के बनूरा इलाके के रहने वाले एक महकमा जंगलात के मुलाजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है और बताया जा रहा है कि मज़कूरा मुलाजिम ने कोई जहरीली शाई खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद शफी वानी नामी मज़कूरा मुलाजिम को अपने भाइयों के साथ जायदाद पर कोई तनाज़ा था जिसके सबब उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि ये उनका इल्जाम है। इस सिलसिले में पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम करके तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए और लाश को वारिसिन के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद शफी 3 बच्चों का वालिद है। गुज़श्ता शाम इसने घर में मुबैना तौर पर जहरीली शाई खाई थी। अगरचे इसे नाजुक हालत में श्रीनगर की अस्पताल मुंतकिल कराया गया था, ताहम आज अल सुबह ही वो जिंदगी की जंग हार गए। मेरा भाई ये शफीक अहमद इसका नाम है, जो डेड बॉडी है इस वक्त, ये मेरा उफेरा भाई है। इसकी 3 बेटियां हैं। इसको बाप ने एक खेत दिया था बाग जो खस्ता हालत में था उस वक्त 2017 में, और दूसरी जगह दिया था लाड़ के नाल, और जो जहाँ पर वो उसका दूसरा भाई रहता।
साल तक उन्होंने बोला था कि इसको जमीन ज्यादा है, वो है, हमने वो पूरा करके दिया था। फिर कोर्ट में भी मसला है, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके पास कुछ ज्यादा नहीं था। कल इन्होंने जो इसके भाई थे और इसकी माँ सीधे उस खेत में गई, उनका 3 दिन उठा के दिया और अपने खेत से मिला दिया। ये वहां पर गया और इसको बहुत पीटा, मारा, बहुत दबाव किया इस पर। तो बेचारा घर दौड़ के गया। जब इसकी हिम्मत नहीं थी कि अकेला बंदा था, वहां से 4 बंदे 5 बंदे थे इसको पीटने के लिए, तो ये घर गया। तो लगा कि अब मेरे को क्या होगा, मेरी बेटी कहाँ जाएंगी। तो इसने खुद जहर खा लिया, पूरी बोतल। तो अस्पताल लिया, फिर SMHS पहुंचाया, वहां पर भी इसका ट्रीटमेंट रात भर हुआ, लेकिन आखिरकार इसने अपनी जिंदगी का जंग हार ही दिया और इसका खात्मा हो गया। अब हम एक ही बात करते हैं, इसकी बेटी को इंसाफ दे दो, इसकी बेटियों को इंसाफ दे दो खासकर, क्योंकि वो बहुत परेशान है। एक पढ़ती है, एक ने ग्रेजुएशन की है, दूसरी 12th पास। चलिए नाज़रीन, इस खुदकुशी के पीछे जहां घरेलू स्तर पर झगड़ा बताया जा रहा है, करीबी रिश्तेदारों के साथ की और कोई अनबन बताई जा रही है, ताहम ये इल्ज़ामात हैं और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और पुलिस ने अभी अपना तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो फराहम नहीं किया है। तो नाज़रीन, अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, या अमानिल्लाह।